हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्ञान यात्रा जीके। आज हम अपनी लूसेंट पॉलिटिकल की मास्टर सीरीज करेंगे, जिसमें कि आपको लूसेंट की जो पॉलिटिकल है उसके मैंने देखे थे कुछ 2000 के अराउंड क्वेश्चन बन रहे थे, जिसको हम 500 करके 4 वीडियोज़ में क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। ठीक है, बस आपको क्या करना है, वीडियो देखनी है जिससे कि आपके पॉलिटिकल के सारे क्वेश्चन पूरे हो जाए, उसमें से कवर हो जाए। और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना है। ठीक है, तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 का क्या था, भारतीय संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 जनवरी 1949 को क्या कर दिया गया था, ये अंगीकृत कर दिया गया था। अगर संविधान सभा की पहली बैठक की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को क्या हुई थी, इसकी पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सचिदानंद सिन्हा क्या थे, इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष की, तो वो राजेंद्र प्रसाद क्या थे, इसके प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है हमारा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माण में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का क्या लगा था, समय लगा था। नेक्स्ट है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो कुल 389 क्या थे, उसमें टोटल मेंबर थे। नेक्स्ट हमारा, विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए थे? तो 299 सदस्य रह गए थे। संविधान निर्माण पर लगभग कितना खर्च हुआ था? तो 64 लाख रुपए का क्या हुआ था, खर्च हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 क्या सबसे बड़ा स्रोत है, क्योंकि ये बताया गया है कि यहीं से बहुत मोस्टली अपने जो वो है संविधान में मोस्टली चीजें क्या ली गई है, 1935 से ली गई है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के क्या बोला जाता है, भारतीय संविधान का जनक। नेक्स्ट है, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो वो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को क्या किया था, प्रस्तुत किया था। एंड प्रस्तुत तो कर दिया, उसके बाद पारित कब हुआ था? तो पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को, क्या हो गया था, यह पारित हो गया था। नेक्स्ट है हमारा, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत क्या हुआ था, गठन हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, संविधान मूल प्रति किस भाषा में लिखी गई? तो हिंदी और अंग्रेजी लैंग्वेज है उसकी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, संविधान की मूल प्रति पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो 284 सदस्यों ने क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को लास्ट बैठक हो गई थी। और राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? इसी दिन, यानी कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपना लिया गया था। नेक्स्ट, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। नेक्स्ट हमारा, संविधान की कुंजी किसे कहा गया है? तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा, प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? तो उसकी बात करें तो भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न समाजवादी, पथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है? तो 42वें संशोधन से जोड़ा गया है। पंथ निरपेक्ष शब्द की बात करें तो वो भी 42वें संशोधन से जोड़ा गया है। और अखंडता शब्द की बात करें तो ये भी किससे जोड़ा गया है, 42वें संविधान संशोधन से जुड़ा गया है। प्रस्तावना में अब तक टोटल 3 वर्ड जुड़े थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, और ये तीनों 42वें संविधान संशोधन के अंडर ही जोड़े गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को क्या है, संविधान दिवस मनाया जाता है। भारत को राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में क्या है, भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है? तो भारत का नाम व संघ से क्या है, ये रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान विश्व का सबसे कैसा संविधान है? तो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। नेक्स्ट, संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। और संविधान में वर्तमान में कितने भाग हैं? तो 25 भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकार किस भाग से रिलेट करता है? तो भाग 3 से क्या है, ये रिलेट करता है। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व है। मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो मौलिक कर्तव्य 4A में है। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य? टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट हमारा, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़ा गया था? तो 42वें संशोधन से क्या है, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। नेक्स्ट है हमारा, 11वां मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़ा गया है? तो 86वें संविधान संशोधन से क्या है, ये जोड़ा गया है। नेक्स्ट है संविधान, यानी कि पहले 10 थे, उसके बाद 86वां संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है, जोड़ा गया। मौलिक अधिकार अलग है और मौलिक कर्तव्य क्या है, अलग है। पहले 10 थे, अब 11 है।
नेक्स्ट है संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। संविधान का संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय क्या है? संविधान का संरक्षण है। प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के हैं? तो प्रस्तावना में न्याय की बात करें तो वो 3 टाइप के न्याय हैं। अगर स्वतंत्र वर्ण की बात करें तो ये 5 बार है और समानता की बात करें तो 2 प्रकार की है। नेक्स्ट है संविधान सभा की पहली महिला सदस्य कौन थी? तो हंसा मेहता क्या थी? संविधान सभा की पहली महिला सदस्य थी। नेक्स्ट है हमारा संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने आया था? तो एम एन रॉय ने क्या आया था? सबसे पहले ये विचार आया था। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से क्या है? ये ली गई है। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो वो आयरलैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। और भारत राज्यों का संघ ये किस अनुच्छेद में? ये अनुच्छेद 1 में बताया गया है। नेक्स्ट है भारत में ये अनुच्छेद से रिलेटेड एक अलग सेपरेट वीडियो है जिसमें जो भी मोस्टली अनुच्छेद है लोसेंट में जितने भी दिए गए हैं वो सारे एक वीडियो में कवर किए गए हैं और वो वीडियो आपको ज्ञान यात्रा जी के चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, उसको भी आप देखना जिससे वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट जितने भी अनुच्छेद है सारे अनुच्छेद आपके कवर एक ही वीडियो से कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में नए राज्य बनाने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। संसद को राज्य की सीमा बदलने की शक्ति किस अनुच्छेद से मिलती है? अनुच्छेद 3 के अंडर उसको यह शक्ति मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का नाम बदलने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। वर्तमान में भारत में कितने राज्य है? तो 28 राज्य है और यूटी की बात करें तो यूटी क्या है? 8 है। 29 हो गए थे जैसे ही जम्मू कश्मीर को स्टेट बनाया तो अपने स्टेट 29 हो गए थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को स्टेट नहीं यूटी बनाया था इसलिए क्या है 28 ही रह गए थे और यूटी में जम्मू कश्मीर को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया था। तो उस हिसाब से देखें तो 9 हो गए थे क्योंकि पहले 7 थे और फिर 2 ऐड हो गए 9 हो गए थे। ठीक है, लेकिन एक और था वो मेरे को याद नहीं आ रहा कौन सा था, उन दोनों को यूटी को 1 मिला दिया जिससे क्या हो गए थे 8 हो गए थे। ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना जम्मू कश्मीर एक यूटी है और कौन सा है जम्मू कश्मीर का ही पार्ट जो यूटी बनाया था। नेक्स्ट है भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है? तो तेलंगाना था। अगर स्टेट की बात करें तेलंगाना कब बना था? 2014 में बना था। अगर यूटी की बात करें तो जम्मू कश्मीर और अगर स्टेट की बात करें तो तेलंगाना है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। और सबसे छोटे की बात करें तो गोवा है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? तो नए राज्यों के प्रवेश से क्या है? ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनुच्छेद 3 किससे संबंधित है? तो राज्य निर्माण व सीमाओं के परिवर्तन में क्या है? ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 4 किससे संबंधित है? तो फर्स्ट और फोर्थ अनुसूची में संशोधन से क्या है? ये रिलेट करते हैं। नागरिकता का वर्णन संविधान के किस भाग में है? भाग 3 में नागरिकता का वर्णन दिया गया है। और किन अनुच्छेदों के अकॉर्डिंग है? तो 5 से 11 अनुच्छेद में क्या है? इसका वर्णन दिया गया है। भारतीय नागरिकता किस प्रकार की है? भारत में एकल नागरिकता यानी कि अगर इंडिया का कोई सिटीजन बाहर जाकर किसी देश की सिटीजनशिप लेता है तो इंडिया की सिटीजनशिप अपने आप ही क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। ठीक है, लाइक अक्षय कुमार। एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। और नागरिक अधिनियम कब पारित किए गए थे? 1955 में अधिक पारित किए गए थे। संविधान का अनुच्छेद 5 किससे संबंधित है? तो संविधान लागू होने पर नागरिकता से क्या है? ये रिलेट करता है। अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों से क्या है? ये रिलेट करता है। अनुच्छेद 7 की बात करें तो भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों से है। और अनुच्छेद 8 की बात करें तो विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों से ये रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनुच्छेद 9 किससे संबंधित है? तो विदेशी नागरिकता ग्रहण करना। और अनुच्छेद 10 की बात करें नागरिकता के अधिकार बने रहना है। 11 की बात करते हैं नागरिकता पर संसद की शक्ति और दोहरी नागरिकता है या नहीं? नहीं है भाई, भारत के पास कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नागरिकता प्राप्त करने का पहला तरीका क्या है? तो जन्म से क्या है? इसका फर्स्ट तरीका है कि अगर इंडिया में जन्म होता है तो वो इंडिया की सिटीजनशिप उसको मिल जाएगी खुद से। दूसरा तरीका क्या है? वंशानुक्रम है। और थर्ड तरीके की बात करें तो पंजीकरण है। ठीक है, और चौथे तरीके की बात करें तो देशीयकरण है। और पांचवा तरीका क्षेत्र से विलय कर देना, यानी कि कोई इंडिया ने किसी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया तो उसके क्षेत्र में जितने भी लोग थे वो ऑटोमेटिक भारत के ही लोग हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय नागरिकता समाप्त होने का पहला आधार क्या है? तो परित्याग कर देना, अगर वो खुद परित्याग कर दे। दूसरे आधार की बात करें तो समाप्त हो जाना। और तीसरा है वंचित कर देना। ठीक है, इससे क्या होगा? भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी।
भारत में नागरिकता देने का अधिकार किसके पास है? तो केंद्र सरकार के पास है। ओसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओसीआई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया क्या है? इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीआईओ की फुल फॉर्म क्या है? तो पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन क्या है? इसकी फुल फॉर्म है। भारत में नागरिकता संबंधी विषय किस सूची में है? तो संघ सूची में है। और एकल नागरिकता का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय एकता क्या है? इसका उद्देश्य है। भारत में नागरिकता कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। नागरिकता अधिनियम में सबसे चर्चित संशोधन कौन सा है? तो सीएए 2019 है। अब बात करते हैं कि सीएए है क्या? तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है? ये सीएए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नागरिकता किस मंत्रालय के अधीन आती है? तो गृह मंत्रालय के अधीन आती है। संविधान 3 की भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? नागरिकता से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नागरिकता का आधार क्या है? तो संविधान में नागरिकता अधिनियम 1955 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय नागरिकता का निर्धारण कौन करता है? तो संसद करती है। संविधान के लागू होने के समय नागरिकता संबंधी प्रावधान किस भाषा में थे? तो भाषा 2 में थे, भाग 2 में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नागरिकता की व्यवस्था एकल है या द्वैत? तो ऊपर पढ़ा था हमने कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में? तो 3 भाग में है। और मौलिक अधिकार कहां से कहां तक है? तो 12 से लेकर 35 यानी 12 से 35 के अनुच्छेद के अंदर ये सारे मौलिक अधिकार आते हैं। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। और मौलिक अधिकार टोटल कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आरंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 6 हो गए हैं। कौन सा हटाया गया है ये भी देखना है। तो संपत्ति का अधिकार यह संशोधन क्या है? हटा दिया गया है। किससे? 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ये हटा दिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में था? तो 300 ए में क्या था? संपत्ति का अधिकार था। नेक्स्ट है अनुच्छेद 12 किससे संबंधित है? तो इसकी बात करें तो ये राज्य की परिभाषा से रिलेटेड है कि इसको डिफाइन करती है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 13 किससे संबंधित है? तो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध नए कानून शून्य होंगे, इससे ये रिलेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में है? तो समानता का अधिकार 14 से 18 अनुच्छेद के अंदर मिलता है। अब हम देखेंगे कि 14 से 18 में क्या क्या आता है। तो आर्टिकल 14 की बात करें तो विधि के समक्ष समानता आती है। नेक्स्ट आर्टिकल 15 की बात करें तो भेदभाव का निषेध आता है। नेक्स्ट आर्टिकल 16 की बात करें तो इसमें लोक नियोजन में समान अवसर की बात आती है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 17 अपश्यंतता का उन्मूलन मतलब भेदभाव के रिलेटेड आता है, डिस्क्रिमिनेशन जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 18 संबंधित है, तो ये उपाधियों के अंत से रिलेटेड करती है। नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में दिया गया है? तो आर्टिकल 19 से लेकर 22 क्या है? स्वतंत्रता के अधिकार से रिलेट करती है। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताएं दी गई है? तो 6 प्रकार की दी गई है। और आर्टिकल 20 किससे संबंधित है? तो अपराधों के दोष सिद्धि संबंधी संरक्षण से क्या है? ये रिलेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनुच्छेद 21 किससे संबंध रखता है? तो जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता से क्या रखता है? ये संबंध रखता है। इसी के साथ अगर हम 20 की बात करें तो ये किससे रिलेट करता है? ये शिक्षा के अधिकार से क्या करता है? रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शिक्षा का अधिकार किस संशोधन से जोड़ा गया था? तो ये 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। नेक्स्ट शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के लिए है? तो 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के लिए क्या है? शिक्षा का अधिकार है। नेक्स्ट है आर्टिकल 22 की बात करें तो ये किससे रिलेट करता है? ये गिरफ्तारी व निरोध के संरक्षण से क्या करता है? रिलेट करता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों में है? तो ये आर्टिकल 23 और 24 क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 23 का संबंध पूछे तो ये मानव तस्करी व बेगार का निषेध से क्या है? रिलेट करता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 24 किससे संबंधित है? तो बाल श्रम के निषेध से क्या है? संबंध रखता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार इन अनुच्छेदों में है? तो ये 25 से 28 अनुच्छेद के अंडर आता है। अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? धर्म मानने और प्रचार की स्वतंत्रता करने से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 26 किससे रिलेट करता है? ये धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन है जिससे ये रिलेट करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 27 की बात करें तो ये धार्मिक करों से मुक्ति से रिलेट करता है। अब देखेंगे आर्टिकल 28 में क्या आता है? तो इसमें धार्मिक शिक्षाएं आती है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार किस अनुच्छेद में आते हैं? तो ये आर्टिकल 29 और 30 में आते हैं। क्या? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार आते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 29 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 29 में भाषा व संस्कृति की रक्षा आते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 30, तो इसमें अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का क्या है? अधिकार है। आगे हम बात करेंगे संवैधानिक उपचार के अधिकार की, तो ये किस अनुच्छेद में है? तो संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32 में आता है।
इससे आगे ही हम नेक्स्ट देखेंगे कि आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, ये याद रखना है कि संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को बोला गया है, तो वो आर्टिकल 32 को क्या है बोला गया है। अब बात करेंगे कि किसने कहा है, तो ये किसने कहा है, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है। नेक्स्ट है आर्टिकल 32 के तहत याचिका कहाँ दायर की जाती है, तो यह सर्वोच्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर्टिकल 226 के तहत याचिका कहाँ दायर की जाती है, तो जो आर्टिकल 226 है इसमें क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इसकी याचिका उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में क्या की जाती है, दायर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सुप्रीम कोर्ट में कितनी प्रकार की रिट जारी करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार की क्या है रिट जारी की जाती है। हेबियस कॉर्पस का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्या है इसका मीनिंग है। नेक्स्ट है मैंडम का अर्थ क्या होता है, तो परमादेश इसका क्या है अर्थ होता है। प्रोहिबिशन का अर्थ क्या होता है, प्रतिषेध होता है। ये सारे क्या दिए गए हो, इसके अर्थ दिए गए हुए कि किसका मीनिंग क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित करता है, तो मौलिक अधिकारों की बात करें तो उसका अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है जो इनको निलंबित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आपातकाल में अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है, यानी कि किस कारण मतलब किस आपातकाल में आर्टिकल 19 खुद से खुद खत्म हो जाता है, निलंबित हो जाता है, तो वो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान क्या है ये खुद ही खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आर्टिकल 20 और 21 की स्थिति में किस स्थिति में ये खुद व खुद खत्म हो जाता है यानी कि निलंबित हो जाता है, तो आपातकाल की स्थिति में क्या है ये खुद ही निलंबित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, तो मौलिक अधिकारों के संरक्षक की बात करें तो वो सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गोलकनाथ मामला किससे रिलेट करता है, तो गोलकनाथ का मामला मौलिक अधिकार से क्या करता है रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केशवानंद भारती मामला किससे संबंधित है, तो मूल संरचना सिद्धांत से क्या है ये रिलेट करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि मूल संरचना सिद्धांत कब दिया गया था, तो 1973 में क्या है मूल संरचना सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समानता का अधिकार किस लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित है, तो रूल ऑफ लॉ पर क्या है ये आधारित है। नेक्स्ट है अस्पृश्यता का अंत यानी कि भेदभाव का अंत, डिस्क्रिमिनेशन का अंत किस अनुच्छेद में होता है, तो वो अनुच्छेद 17 में क्या है इसका अंत होता है। नेक्स्ट उपाधियों के अंत की बात करें तो वो किस अनुच्छेद में है, वो अनुच्छेद 18 में है। नेक्स्ट है जीवन का अधिकार, तो वो किस अनुच्छेद में आता है, वो 21 अनुच्छेद में आता है। नेक्स्ट है हमारा प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो आर्टिकल 19(1)(a) से क्या करती है प्रेस की स्वतंत्रता रिलेट करती है। नेक्स्ट है हमारा भारत में मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन कौन करता है, तो ये न्यायपालिका क्या है मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन करती है। मौलिक अधिकार न्यायोचित है या नहीं है, तो ये क्या है न्यायोचित है, यानी कि इसको न्यायालय में जाकर हम अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि अनुच्छेद 33 किससे संबंधित है, तो ये सशस्त्र बलों के अधिकारों में कटौती से क्या करता है रिलेट करता है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 35, ये किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 35 संसद की विधि निर्माण की शक्ति से क्या करता है रिलेट करता है। नेक्स्ट है हमारा मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य आर्टिकल के किस भाग में आता है, तो सबसे पहले यही देखेंगे। तो अगर इसकी बात करें तो ये सबसे पहले 4A में आता है, और अगर अब बात करें कि किस अनुच्छेद में आता है तो ये 15A अनुच्छेद में क्या है आता है। ए का मतलब ये है कि 15A का मतलब ये होता है कि इसको हमें बाद में ऐड किया गया था। ठीक है, पहले मौलिक कर्तव्य नहीं थे, इनको बाद में ऐड किया गया है, इसीलिए 51 आर्टिकल में ए पार्ट जोड़कर मौलिक कर्तव्य को उसमें ऐड कर दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए हैं, तो वो 42वें संविधान संशोधन से क्या है जोड़े गए हैं। अब देखो ये आ गया ना कि कब जोड़े गए हैं, 1976 में जोड़े गए हैं, यानी कि ये बाद में जोड़े गए हैं। और अगर अब बात करें मौलिक कर्तव्य की तो वो किस देश से लिए गए हैं, तो वो रूस यानी USSR से क्या है लिए गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आरंभ में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो जब ये स्टार्टिंग में जोड़े गए यानी कि जब 1976 में ये जोड़े गए तो तब इनकी संख्या टोटल 10 थी, लेकिन फिर क्या हुआ बाद में एक मौलिक कर्तव्य बढ़ा दिया गया, अब इसकी संख्या कितनी है 11 है। अगर बात करें तो करंट में कितनी है 11 है, सॉरी करंट में कितनी है 11 है, और पहले कितनी थी 10 थी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि 11वां मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़ा गया है, तो वो 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या है जोड़ा गया है। अब बात करेंगे कि वो जोड़ा तो गया है लेकिन ये कौन सा मौलिक कर्तव्य है, तो इसमें क्या है, तो जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है उसमें बच्चों को शिक्षा दिलाने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो जो मौलिक कर्तव्य है ये क्वेश्चन
मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मैंने बहुत क्वेश्चन आंसर उसमें देख लिया पेपर में। तो ये याद रखना कि जो मौलिक कर्तव्य है हमारे, वो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर क्या है, जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना किसका कर्तव्य है? तो ये क्या है, हर एक नागरिक का क्या है, ये कर्तव्य है। नेक्स्ट है, संविधान का पालन करना किसका कर्तव्य है? ये भी किसका है, हर एक नागरिक का है। पर्यावरण संरक्षण किसका कर्तव्य है? प्रत्येक नागरिक का है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, ये भी क्या है, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। नेक्स्ट अगर बात करें राष्ट्रीय एकता की, तो ये भी क्या है, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, महिलाओं के सम्मान की रक्षा करना, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करना, उत्कृष्टता की और प्रयास का करना किसका कर्तव्य है? ये सारी चीजें किसका कर्तव्य है? प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि मौलिक कर्तव्य न्यायोचित है या नहीं है, तो जो मौलिक कर्तव्य है वो न्यायोचित नहीं है, यानी कि इससे रिलेटेड हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, न्यायालय में नहीं जा सकते। नेक्स्ट अगर हम बात करें नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है, तो 4th भाग में दिए गए हैं। कहाँ से कहाँ तक है, तो किस से किस अनुच्छेद तक है, तो नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 अनुच्छेदों के अंतर्गत दिए गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें नीति निर्देशक तत्व की, तो ये किस देश से लिए गए हैं? ये आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है। अगर हम बात करें अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इसमें मोस्टली चीज़ें बाहर वाले देशों से ली गई है। जिस देश से जौन सी चीज़ें अच्छी लगी वहाँ से वही चीज़ें अपन ने क्या कर ली, ले ली थी, ठीक है। तो इसलिए आपको जो मोस्टली चीज़ें वो बाहर से मिलेंगी। तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से है? आयरलैंड से है। नेक्स्ट है हमारा नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या था, कि क्यों लिए गए है ये? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए निर्देशक तत्वों को लिया गया है। अब बात करेंगे कि न्यायोचित है कि नहीं है, तो क्या आएगा, नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आर्टिकल 36 किससे संबंधित है, तो ये राज्य की परिभाषा से क्या है, रिलेट करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 38, तो ये सामाजिक अवस्था से रिलेट करता है। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 39, तो ये किससे संबंधित है? ये सम्मान, न्याय और आर्थिक सुरक्षा से क्या है, रिलेट करता है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 39A किससे संबंधित है? तो ये निःशुल्क विधि सहायता से संबंध रखता है। अब आता है हमारा आर्टिकल 40, तो ये किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत से क्या करता है, ये संबंध रखता है। आगे हम बात करेंगे 41 की, तो ये काम, शिक्षा, सहायता का अधिकार है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आर्टिकल 42 की, तो ये मानवीय कार्य दशाएं और मातृत्व सहायता से क्या है, रिलेट करता है। नेक्स्ट अगर हम देखें आर्टिकल 43 की, तो ये किससे रिलेटेड है? ये निर्वाह मजदूरी से संबंध रखता है। और अगर 43B की बात करें तो इसमें सहकारी समितियां आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें आर्टिकल 44 की, तो इसमें क्या आएगा? इसमें सम्मान नागरिक संहिता आती है। 45 की बात करें वहीं, तो इसमें बाल शिक्षा आती है। 46 की बात करें तो इसमें SC ST के हितों की रक्षा आती है। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्टिकल 47, तो इसमें पोषण स्तर व जन स्वास्थ्य आते हैं। 48 की बात करें वहीं, तो इसमें कृषि पालन आता है। और अगर 50 की बात करें तो न्यायपालिका का कार्यपालिका से क्या होता है, पृथक्करण, मतलब अलग होना होता है, कि जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका से क्या है, अलग है, जो आर्टिकल 50 हमें बताता है। नेक्स्ट बात करते हैं भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में वर्णित है, यानी कि बताया गया है, तो वो आर्टिकल 52 में आता है। अब भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है, भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है हमारा भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा पाटिल हमारी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। वर्तमान में कौन है हमारी महिला राष्ट्रपति, ये हमें कमेंट बॉक्स में बताना आप मुझे। नेक्स्ट है राष्ट्रपति भारत का क्या होता है, तो जो राष्ट्रपति है वो भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है। अब देखेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव होता कौन है, यानी कि कौन कराता है, तो निर्वाचक मंडल है वो राष्ट्रपति का चुनाव कराता है। और निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? निर्वाचक सांसद और निर्वाचक विधायक क्या होते हैं, इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष का होता है। और न्यूनतम आयु की बात करें तो 35 ईयर क्या है, राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी सभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, तो जो राष्ट्रपति बनने के लिए जो इंसान है, जो आदमी है, उसको लोकसभा का सदस्य भी बनने की योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। अब हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करें कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है, न्यायाधीश होता है, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्टिकल की शपथ की बात तो देख ली, अब ये भी तो पता लगे कि ये किस आर्टिकल में आता है, तो ये आर्टिकल 60 में आता है, ठीक है। पॉलिटिकल में यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि कौन सा आर्टिकल किससे रिलेट करते हैं, क्योंकि पूरी पॉलिटिकल किससे भरी है, आर्टिकल से भरी हुई है।
राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति से होता है? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके चुनाव में मतदान कैसे होता है? तो एकल संक्रमणीय मत से क्या है? इसका चुनाव होता है। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो महाभियोग क्या है? उसकी प्रक्रिया को बोला जाता है। और किस आधार पर लगाया जाता है? तो संविधान का उल्लंघन करना है महाभियोग, ठीक है। अगर राष्ट्रपति है वो संविधान का उल्लंघन करता है तो उसको महाभियोग की जो महाभियोग है उसको लगाकर, उस प्रक्रिया को लगाकर उसको क्या है? हटाया जा सकता है। अब वही फिर आ गया कि ये किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल 61 में आता है। नेक्स्ट हम बात करें राष्ट्रपति संसद का अंग है कि नहीं है? तो क्या होगा? है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के अंग। नेक्स्ट है हमारा संसद के अंग। तो संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी करता है? तो संसद के अधिकार क्षेत्र वाले विषय पर क्या है? ये अध्यादेश जारी करता है। नेक्स्ट है कि अध्यादेश किस आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल 123 में क्या है? अध्यादेश जारी होता है। राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। पूर्ण वीटो क्या है? तो विधेयक को पूर्णतः अस्वीकार करना क्या है? पूर्ण वीटो की यानी कि फुल वीटो क्या है? यही है कि विधेयक को पूर्णतः अस्वीकार कर देना। निलंबनकारी वीटो क्या है? तो पुनः विचार हेतु लौटाना। निलंबनकारी ये है कि अगर कोई लॉ है वो पास हुआ है या कोई कानून बनना है तो वो अगर राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है लेकिन राष्ट्रपति को पसंद नहीं आता तो राष्ट्रपति क्या है? उसको पुनः विचार के लिए लौटा सकते हैं। नेक्स्ट है पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति के रूप में प्रसिद्ध हुआ था? तो जियान जेल सिंह के क्या था? ये था ज्ञानी जेल सिंह के राष्ट्रपति के काल में क्या हुआ था? फेमस हुआ था। नेक्स्ट अगर हम बात करें राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर कौन कर सकता है? तो हाँ भाई, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकता है? नहीं। राष्ट्रपति के पास किसकी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो लोकसभा का सदस्य बन सके? तो क्या है? वो सिर्फ लोकसभा को ही भंग कर सकता है, राज्यसभा को वो भंग नहीं कर सकता। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या होता है? सर्वोच्च सेनापति होता है। जो राष्ट्रपति है वो किसकी सलाह पर काम करता है? तो वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर क्या करता है? काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रधानमंत्री नियुक्त करता है? तो आर्टिकल 75 के क्या है? वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है आर्टिकल 75 के अंतर्गत। नेक्स्ट हम बात करेंगे राष्ट्रीय आपात की। तो वो किस आर्टिकल में? आर्टिकल 352 है क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल से रिलेट करता है। अगर राष्ट्रपति शासन की बात करें तो राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 356 में आता है। अगर वित्तीय आपात की बात करें आपातकाल की तो आर्टिकल 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रपति समाधान की शक्ति। तो ये आर्टिकल 72 में आती है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा दी जाने वाली दया के कितने प्रकार होते हैं? तो 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे पैराडोन की। तो ये क्या होता है? पूर्ण क्षमा यानी कि पूरी तरह क्षमा कर देना। रिप्रीवेल का अर्थ होता है दंड स्थगन कर देना। नेक्स्ट, रिमिशन का अर्थ होता है दंड अवधि कम करा देना। रेस्पाइट का अर्थ होता है विशेष परिस्थितियों में दंड में कमी कर देना, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्यूटेशन। तो कॉम्यूटेशन का अर्थ क्या होता है? दंड का स्वरूप बदलना क्या होता है? कॉम्यूटेशन का अर्थ होता है। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श किस अनुच्छेद के तहत ले सकता है? तो आर्टिकल 143 के अंतर्गत क्या है? वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है यानी कि सलाह ले सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रपति किसे राज्यपाल नियुक्त करता है? तो राज्यों के राज्यपाल वो क्या है? नियुक्त करता है, ठीक है। राष्ट्रपति किसे नियंत्रित व महालेखा परीक्षक नियुक्त करता है? तो सीएजी यानी कि सीएजी को हिंदी में नियंत्रित व महालेखा परीक्षक बोला जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति किसे मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करता है? तो चुनाव आयुक्त को। और राष्ट्रपति यूपीएससी का अध्यक्ष, तो यूपीएससी अध्यक्ष और सदस्यों को क्या करता है? नियुक्त करता है, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के सभी कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में होती है? तो आर्टिकल 53 में क्या है? ये सारी शक्तियां होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रपति की विधायक शक्तियां किससे जुड़ी है? तो वो संसद के क्या है? जुड़ी है। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां किससे जुड़ी है? तो क्षमादान से क्या है? इसकी न्यायिक शक्तियां जुड़ी हुई है। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां किससे जुड़ी है? तो बजट व धन विधेयक से क्या है? इसकी वित्तीय शक्ति जुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का वर्तमान संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति भारत का वर्तमान संवैधानिक प्रमुख होता है। उपराष्ट्रपति के उल्लेख की बात करें तो आर्टिकल 63 में क्या है? उपराष्ट्रपति का उल्लेख आता है। नेक्स्ट हम बात करें कि भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या है? भारत का पहला या प्रथम उपराष्ट्रपति है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट। अगर इसके टाइम की बात करें कि इसका कार्यकाल कितना है? तो 5 साल का क्या होता है? इसका कार्यकाल होता है। आयु की बात करें तो 35 वर्ष क्या है? इसकी न्यूनतम आयु होती है।
उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो राज्यसभा का क्या है, ये सभापति होता है। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के दोनों सदस्य क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। और राष्ट्रपति किसे देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। एक मिनट भाई, पानी पी लूं मैं। नेक्स्ट है हमारा, तो राष्ट्रपति किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति किसे देगा? राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट हम बात करें राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर, यानी कि अगर राष्ट्रपति के जो पद है वो खाली है तो उस टाइम पे कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बन जाता है? तो उपराष्ट्रपति। जब तक कि नया राष्ट्रपति शपथ नहीं लेता है, उपराष्ट्रपति ही उसके कार्य मतलब उसका जो भी काम है वो देखता है, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति क्या है, उसको शपथ दिलाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? तो वो राज्यसभा का मेन हेड होता है ना, तो उसको हटाने का प्रस्ताव भी कहाँ लाया जाता है? राज्यसभा में लाया जाता है। उपराष्ट्रपति संसद का सदस्य होता है? नहीं होता है, जबकि राष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, वो राज्यसभा का सदस्य है, बस राज्यसभा का हेड होता है। नेक्स्ट हम बात करें उपराष्ट्रपति का चुनाव किस मतदान प्रणाली से होता है? तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस आर्टिकल में है? तो अगर उसके निर्वाचन की बात करें तो वो आर्टिकल 66 में आता है। अगर उसके कार्य की बात करें तो उपराष्ट्रपति का कार्य आर्टिकल 64 बताता है हमें। नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रपति अनुपस्थिति होने पर उसके कार्य कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति ही उसके काम करता है। उपराष्ट्रपति का मुख्य काम क्या है? राज्यसभा की अध्यक्षता करना है, जबकि वो राज्यसभा का सदस्य होता नहीं है, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? उपराष्ट्रपति ही करता है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद का निर्णय कौन करता है? तो वो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट उसका विवाद का निर्णय करता है। उपराष्ट्रपति का वेतन किस रूप में मिलता है? तो राज्यसभा के सभापति के रूप में उसका वेतन है, वो जो उसकी सैलरी है वो मिलती है। उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है? हाँ भाई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है? तो अगर वास्तविक कार्यपालिका की बात करें तो वो प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर को माना जाता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करते तो राष्ट्रपति ही है। और न्यूनतम आयु कितनी होती है? उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष यानी 25 ईयर होती है। और लोकसभा का क्या होता है? वो सदस्य होता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री यानी कि पीएम की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू क्या थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। अगर सबसे लंबे समय की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन अभी करंट में अगर करंट की बात करूं मैं तो अभी नरेंद्र मोदी क्या है? बन गए हैं। ठीक है, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के टाइम को पीछे छोड़ दिया है। अभी करंट में नरेंद्र मोदी सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। ठीक है, अभी लास्ट टाइम कुछ डेट थी, मेरे को डेट याद नहीं है, उस टाइम पे उन्होंने वो क्रॉस कर दिया, उनका आंकड़ा जो भी है। ठीक है, प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो प्रधानमंत्री आर्टिकल 74 में वर्णित है, यानी कि उसका जिक्र उसमें होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मंत्रिपरिषद की तो वो किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 74 में क्या है? प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद भी दी हुई है। नेक्स्ट हम देखें कि प्रधानमंत्री किसका हेड होता है? तो वो अपनी मंत्रिपरिषद का क्या है? हेड होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप के किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो वो लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट अगर देखें कि यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है कि भाई कौन सा? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यह बात हमें आर्टिकल 3 बताता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को क्या कहते हैं? तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को मिलाकर ही वास्तविक कार्यपालिका बोला जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? तो वो ब्रिटेन से ली गई है। प्रधानमंत्री की मृत्यु पर मंत्रिपरिषद क्या करती है? समाप्त। अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई या प्रधानमंत्री हट गया तो मंत्रिपरिषद खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का काम करता है। हाँ, तो एक बार ये क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का काम कौन करता है? तो वो कौन है? प्रधानमंत्री। इनके बीच कड़ी का काम यानी कि इन दोनों के आपस में बैठक कराना, बातचीत करना प्रधानमंत्री कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें नीति आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वो भी कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है।
नेक्स्ट अगर हम देखें कि कैबिनेट का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है वो भी। और भारत में मंत्रियां कितने स्तर के होते हैं, तो 3 टाइप के होते हैं। अब वो टाइप देखेंगे, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, भारत में मंत्रियों के स्तर होते हैं, यानी कि लेवल होते हैं। और ये किससे रिलेट करते हैं, ये मंत्रिपरिषद से रिलेट करते हैं। मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है, प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद का गठन करता है। और अगर मंत्री की नियुक्तियों की बात आए तो वो राष्ट्रपति करते हैं। और उनके नाम की सिफारिश कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। यानी कि प्रधानमंत्री ये बताएगा कि मेरे मंत्रिमंडल में कौन कौन से सदस्य होंगे, उसके बाद अगर उनकी कोई नियुक्ति करेगा तो वो राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री का त्यागपत्र किसे दिया जाता है, राष्ट्रपति को दिया जाता है। प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य हो सकता है, तो लोकसभा या राज्यसभा में से किसी का भी सदस्य होना चाहिए। यदि कोई मंत्री 6 माह तक संसद का सदस्य नहीं बनता है तो उसे स्वयं ही पद छोड़ना होगा। मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व की अवधारणा किस देश से ली गई है, तो ये ब्रिटेन से ली गई है। नेक्स्ट, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन है, तो प्रधानमंत्री ही बहुमत दल का नेता होता है। यानी कि लोकसभा में से किसी एक मेंबर को उठाया जाता है, जिसकी सबसे ज्यादा वोट होती है वो क्या बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। भारत में वास्तविक शासन शक्ति किसके पास है, तो ये प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास है। नेक्स्ट है, भारत शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु किसे माना जाता है, तो वो प्रधानमंत्री को माना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि भारतीय संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 79 में क्या है, भारतीय संसद का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो संसद के कितने 3 अंग होते हैं। संसद के 3 अंग कौन कौन से होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा क्या है, इसके तीनों अंग होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि लोकसभा को क्या कहा जाता है, तो निम्न सदन कहा जाता है। और वहीं राज्यसभा की बात करें तो उच्च सदन उसको बोला जाता है। सॉरी, एक मिनट रुकना भाई। यही जरा एक मिनट रुकना बस, हाँ यही थी। लोकसभा के कार्यकाल कितना होता है, तो लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। और राज्यसभा का कार्यकाल स्थायी सदन होता है, यानी कि जो लोकसभा है वो गिरती है और बनती है। ठीक है, जैसे ही सरकार चेंज होगी तो लोकसभा भी चेंज हो जाएगी। लेकिन राज्यसभा क्या है, फिक्स होती है, वो स्थायी सदन होता है, वो नहीं, उसका कार्यकाल भी नहीं होता, वो स्थायी होता है, लेकिन उसका कार्यकाल नहीं होता। लेकिन राज्यसभा का हर 2 साल के बाद 1/3 पार्ट के जो मेंबर हैं वो क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें लोकसभा के अधिकतम सदस्य बल कितना होता है, तो वो 552 होता है, यानी कि 552 होता है। और वर्तमान में लोक की अधिकतम निर्वाचित सदस्य संख्या कितनी है, सॉरी 543 होती है। नेक्स्ट अगर राज्यसभा की अधिकतम संख्या की बात करें तो 250 होती है। वहीं अगर राज्यसभा में जो राष्ट्रपति है वो राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है, तो वो 12 सदस्य क्या है, मनोनीत करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मनोनीत सदस्य किस क्षेत्र से होते हैं, तो वो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा किसी भी क्षेत्र से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो वो उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट अगर लोकसभा के अध्यक्ष की बात करें तो वो स्पीकर होता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, तो वो लोकसभा ही होता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो जी.वी. मालुनकर क्या है, पहले इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट अगर बात करें धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत होता है, तो लोकसभा में ही सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है। किस आर्टिकल से होता है, तो आर्टिकल 110 में क्या बताया गया है कि जो लोक धन विधेयक है वो सबसे पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है, तो ये निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा लिया जाता है। और वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन तक उसके बाद क्या होता है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो बताएगा, वो रखेगा। अगर लोकसभा ने पास कर दिया तो देन वो राज्यसभा के पास उसको भेजेंगे। और राज्यसभा को ज़्यादा से ज़्यादा उसको 14 डेज तक रोक सकती है, उसके बाद उसको बताना पड़ेगा, एटलीस्ट पास ही करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि जितना भी पूरा अधिकार होता है वो सारा अधिकार लोकसभा को होता है। नेक्स्ट अगर बात करें साधारण विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है, तो जो साधारण विधेयक होता है नॉर्मल वाला, वो किसी भी सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। लेकिन जो धन विधेयक है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश होगा। नेक्स्ट संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में है, संयुक्त अधिवेशन का मतलब है राज्य और लोकसभा की क्या है, संयुक्त अधिवेशन होना, तो वो आर्टिकल 108 में है। और जब भी संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो ये बुलाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को है।
नेक्स्ट हम बात करें संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अब तक कितनी बार हो चुका है, तो अब तक केवल 3 बार हो चुका है। प्रश्नकाल संसद में कब होता है, तो प्रथम 1 घंटा होता है जिसमें प्रश्नकाल होता है। शून्यकाल की शुरुआत किस देश में हुई थी, तो शून्यकाल की शुरुआत भारत में हुई है। संसद का बजट कौन प्रस्तुत करता है, वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट अगर हम देखें संसद का प्रथम सत्र कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। संसद का सत्राभाषण कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। लोकसभा को भंग कौन करता है, राष्ट्रपति ही भंग करता है। राज्यसभा को कौन भंग करता है, नहीं कर सकते, बताया था ना पीछे की, क्योंकि राज्यसभा क्या है, एक फिक्स सदन है, उसको भंग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट संविधान संशोधन किस विधेयक में है, कि जो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी संशोधन करते हैं वो किस आर्टिकल में दिया गया है, तो वो आर्टिकल 368 में दिया गया है। संसद की सर्वोच्चता किस देश पर निर्भर करती है, तो ये किस देश की विशेषता है, सॉरी, तो संसद की सर्वोच्चता हमने ब्रिटेन से ली है। भारत में संसद सर्वोच्च है या नहीं है, तो ये कौन है, सॉरी, भारत में संसद सर्वोच्च है या संविधान है, तो क्या है, भारत में संविधान सर्वोच्च है, संसद नहीं है। संसद कहाँ पर है, ब्रिटेन में है। आगे हम देखेंगे संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहाँ होती है, तो संसद भवन में होती है। लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है, 25 वर्ष होती है। राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष की होती है। राज्यसभा का गठन है वो किस अनुसूची में होता है, वो 4th अनुसूची में होता है। संसद की लोक लेखा समिति किससे संबंध रखती है, तो वो सरकारी व्यय से संबंध रखती है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किस सदन से होता है, तो वो लोकसभा से होता है। प्राक्कलन समिति किस सदन से संबंधित है, तो प्राक्कलन समिति भी लोकसभा से संबंध रखती है। नेक्स्ट है संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है, तो प्राक्कलन समिति है संसद की सबसे बड़ी समिति माना जाता है। लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है, हाँ करती है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, तो इसमें भी क्या आएगा, हाँ करती है। ठीक है, 1 मिनट भाई, बार बार ये हो जाता है, थोड़ा एडजस्ट करना, फोन से वीडियो बना रही हूँ ना इसीलिए ये आ गया। ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। नेक्स्ट है हमारा संसद की कार्यवाही का अभिलेख कौन करता है, तो सचिवालय करता है। संसद का नियंत्रण किस पर होता है, कार्यपालिका पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद का मुख्य कार्य क्या है, कानून बनाना इसका मेन कार्य है। भारत की विधायिका का नाम क्या है, संसद है। सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 में दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 28 जनवरी 1950 को क्या हुई थी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। अगर इसके पहले न्यायाधीश की बात करें तो H.J. कहनी क्या है, इसके पहले न्यायाधीश है। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें कि ये है कहाँ, तो सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में स्थित है, जो कि इंडिया की कैपिटल है। सर्वोच्च न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायालय, हाँ इंडिया में एक ही सुप्रीम कोर्ट है, वो ही सबसे सर्वोच्च न्यायालय है, वो क्या है, हाँ। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति ही करता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु की बात करें तो 65 ईयर क्या है, इसकी एज है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, महाभियोग कहलाती है। जैसे राष्ट्रपति को महाभियोग के प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है, वैसे ही जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनको भी इसी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। न्यायाधीश हटाने का आधार क्या है, सिद्ध कदाचार या अक्षमता क्या है, उसके हटाने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, तो इसका भी क्या आएगा, यस आएगा। नेक्स्ट है अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है, तो आर्टिकल 129 में इसका उल्लेख मिलता है। संविधान का रक्षक किसको माना जाता है, तो संविधान के रक्षक की बात करें वो सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। मौलिक अधिकारों के रक्षक की बात करें तो संरक्षक की बात करें तो ये भी सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय कौन सी रिट जारी करता है, 5 प्रकार की रिट ये जारी करता है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिकता किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 131 में क्या है, इसकी मूल अधिकारिकता है। अपीलीय अधिकारिकता किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 132 से लेकर 136 तक क्या है, अपीलीय अधिकारिकता है। परामर्शिक अधिकारिकता की बात करें तो आर्टिकल 143 में आती है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत परामर्श मांग सकता है, तो आर्टिकल 143 के क्या है अनुरूप यह परामर्श मांग सकता है। ठीक है, ऊपर भी आया था ये क्वेश्चन। न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार किसके पास है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। जनहित याचिका यानी कि PIL का संबंध किससे है, ये भी किससे है, न्यायपालिका से है। संविधान की मूल संरचना सिद्धांत किस मामले में दिया गया है, तो केशवानंद भारती मामले में दी गई है। गोलकनाथ मामला किससे संबंधित है, तो गोलकनाथ मामला मौलिक अधिकार से क्या है, रिलेट करता है। मिनवर्सा मिल्स मामला किससे रिलेट है, ये मूल संरचना से रिलेट करता है। जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है पूरे भारत में लागू होता है, तो हाँ भाई जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट लेता है वो पूरे भारत में लागू होता है।
नेक्स्ट है न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान की मूल संरचना है, तो इसमें भी क्या आएगा, यस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायिक पुनर्विलोकन किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। संविधान आर्टिकल 32 किससे रिलेट करता है, तो संवैधानिक उपचार से रिलेट करता है। आगे है आर्टिकल 136 किससे है, तो विशेष अनुमति याचिका से क्या है, ये संबंध रखता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को क्या कहा जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को नज़ीर कहा जाता है। ठीक है। भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय कौन सा है, तो सर्वोच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 214 में हाई कोर्ट का उल्लेख मिलता है। प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होगा, तो आर्टिकल 114 हमें ये बताते हैं कि जितने भी स्टेट है सब में उच्च न्यायालय होगा। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जिसमें जैसे 2 स्टेटों का उसका किसी का भी एक न्यायालय हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हरियाणा और पंजाब का एक ही उच्च न्यायालय है, वो कहाँ पर है, चंडीगढ़ में है। ठीक है। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो यहाँ भी कौन करेगा, राष्ट्रपति ही करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। अगर इसकी आयु की बात करें, सेवानिवृत्त आयु, तो 62 ईयर क्या है, इसकी सेवानिवृत्त आयु होती है। उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होते हैं, हाँ जी होते हैं। उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 126 में क्या है, इसकी रीट जारी करने की शक्ति है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 226 के तहत कितने प्रकार की रीट जारी करते हैं, तो जो हाई कोर्ट है वो 5 टाइप की रीट जारी करता है। ठीक है। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किस पर होता है, तो वो राज्य पर होता है। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है, तो कोलकाता हाई कोर्ट क्या है, भारत का सबसे पुराना न्यायालय। कब स्थापना हुई थी, 1862 में क्या है, इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाता है, तो वो राज्यपाल दिलाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को त्याग पत्र किसे देते हैं, तो राष्ट्रपति को देते हैं। उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण करता है, हाँ करता है। नेक्स्ट है अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण किस अनुच्छेद में है, कि किस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो अपना हाई कोर्ट है, ठीक है, कि वो अधीनस्थ न्यायालय मतलब आसपास के जितने भी उस स्टेट में जितने भी न्यायालय है, कोर्ट है, उन पर अपना अधिकार प्राप्त करेगा, उन पर उसका अधिकार है, वो हमें आर्टिकल 235 बताता है। उच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक किस स्तर पर है, तो राज्य स्तर पर है, क्योंकि वो राज्य के ही जितने भी कोर्ट होते हैं उनको देखता है। उच्च न्यायालय की स्थापना की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय बनाया जा सकता है, हाँ बनाया जा सकता है। उच्च न्यायालय की रीट शक्ति सर्वोच्च न्यायालय से व्यापक है, हाँ जी है। ये बताया था ना मैंने ऊपर की हरियाणा और पंजाब का एक ही है चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है राज्यों का सर्वोच्च न्यायालय कौन होता है, उच्च न्यायालय होता है। राज्यपाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो 153 में राज्यपाल बताए गए हैं। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल ही होता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल का होता है। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी है, तो उसके लिए अगर मिनिमम एज की बात करें हम तो वो 35 है। उसको शपथ कौन दिलाएगा, तो उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राज्यपाल को शपथ दिलाता है। यानी कि यह याद रखना है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन अगर इसके शपथ की बात करें तो वो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसको शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देगा, तो राष्ट्रपति को ही देगा। ऑफकोर्स की उसकी नियुक्ति की है तो वो अपना त्याग पत्र भी किसे देगा, राष्ट्रपति को ही देगा। राज्यपाल किसकी सलाह पर कार्य करते हैं, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की क्या है, ये सलाह पर अपना काम करते हैं। राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, बहुमत दल के नेता मतलब जिसके पास बहुमत होगा, ज़्यादा वोट होंगी, उसी को क्या करता है, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है। तो इस यहाँ से एक क्वेश्चन और बन गया कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। राज्यपाल किसका अंग होता है, विधानमंडल का अंग होता है। और राज्यपाल क्या अध्यादेश भी जारी कर सकता है। नेक्स्ट है अध्यादेश की जो शक्तियाँ वो जारी करेगा वो किस आर्टिकल में बताई गई, तो आर्टिकल 113 में क्या है, ये चीज़ें बताई गई हैं। और कुछ मामलों में राज्यपाल के पास समाधान की शक्ति भी होती है जो हमें आर्टिकल 161 बताता है। नेक्स्ट है राज्यपाल विश्वविद्यालयों का कुल अधापति होता है, तो अधिकांश राज्यों में होता है। मुख्यमंत्री का उल्लेख किस में किया गया है, तो 164 में मुख्यमंत्री का उल्लेख बताया गया है। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका कौन है, तो मुख्यमंत्री क्या है राज्य की, जैसे प्रधानमंत्री था और लोकसभा था, प्रधानमंत्री और लोकसभा किसी भी देश की वास्तविक कार्यपालिका होती है। ऐसे ही अगर हम राज्य की वास्तविक कार्यपालिका की बात करें तो वो मुख्यमंत्री होता है। अब ऊपर था मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता था, तो राज्यपाल करता है।
नेक्स्ट है मुख्यमंत्री किस सदन का सदस्य होता है, तो वो विधानसभा या विधान परिषद में से किसी भी सदन में से सदस्य होना चाहिए। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो वो विधानसभा के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। राज्य मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच कड़ी कौन करता है, तो मुख्यमंत्री ही इनके बीच में कड़ी स्थापित करता है। राज्यपाल प्रशासन का वास्तविक प्रमुख होता है, तो मुख्यमंत्री होता है जो राज्य प्रशासन है उसका। राज्यपाल की जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, ठीक है। राज्यपाल रिपोर्ट देगा, उस पर क्या होगा, राष्ट्रपति शासन लगा देगा। राज्यपाल को हटाने की शक्ति किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास ही होगी। एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करें कि राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की क्या करता है, नियुक्ति करता है, ठीक है। जो भी स्टेट वाले लोक सेवा आयोग होते हैं उसकी। मुख्यमंत्रियों की सूची किसे भेजता है, वो राज्य जो मुख्यमंत्री है वो जो उसका मंत्रिपरिषद होगा उसकी सूची किसको देगा, राज्यपाल को देगा। और फिर राज्यपाल क्या करेगा, उसको जो उसकी मंत्रिपरिषद है उसका गठन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, राज्यपाल राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है, तो बना सकता है, तो क्या है, भंग भी कर सकता है। राज्यपाल की स्थिति किसके समान मानी जाती है, राष्ट्रपति के समान मानी जाती है। राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो वो आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख बताया गया है। जो निर्वाचन आयोग है वो एक कैसी संस्था होती है, तो वो संवैधानिक संस्था होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे मुख्यमंत्री चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। चुनाव आयोग का मुख्य कार्य क्या है, स्वतंत्रता और निरपेक्ष चुनाव कराना क्या है, चुनाव आयोग का काम है। मतदान की आयु 21 वर्ष यानी कि पहले 21 थी, लेकिन अब इसको घटाकर 18 कर दिया गया है। ये किस आर्टिकल में बताया गया है, तो ये किस संशोधन से हुआ है, तो ये 61वां संविधान संशोधन हुआ था, जिससे जो मतदान है यानी कि जो एज की वोटिंग की जो एज है वो 21 से हटाकर 18 कर दी गई है। चुनाव आयोग कितने स्तर पर चुनाव कराते हैं, तो वो राष्ट्रीय और राज्य स्तर यानी 2 लेवल पे क्या करते हैं, चुनाव कराते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल की बात कही गई है। 1 मिनट रुकना भाई, पानी पी लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय आपातकाल किस आधार पर लगाया जाता है, तो युद्ध या फिर बाहरी आक्रमण होता है या फिर सशस्त्र विद्रोह होता है, तो उस स्थिति में हम राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर कौन सा शब्द था, तो आंतरिक अशांति क्या था, ऐसा शब्द था। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है, तो राष्ट्रपति शासन की बात करें तो वो आर्टिकल 356 में है। वित्तीय आपातकाल की बात करें तो आर्टिकल 360 में आता है। अब तक वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया जा चुका है, तो वित्तीय आपातकाल अब तक एक भी बार नहीं लगा है, लेकिन अगर राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो वो अब तक टोटल 3 बार लग चुका है। नेक्स्ट हम देखेंगे, जो सबसे पहले बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा वो 1962 में लगा था। और आगे हम बात करें 1975 का आपातकाल किस प्रधानमंत्री के समय में लगा था, तो वो इंदिरा गांधी के समय में लगा था। राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश किसके पास होती है, कौन करता है, तो वो राज्यपाल करते हैं। नेक्स्ट हम देखें कि अनुच्छेद 356 को क्या कहते हैं, तो वो जो आर्टिकल 356 है उसमें राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति ही करेगा। राष्ट्रपति आपातकाल की मंजूरी कितने समय में संसद से आवश्यक है, तो वो 1 माह में संसद से आवश्यक है। नेक्स्ट बात करें, वित्तीय आपातकाल में वेतन कम किए जा सकते हैं। अगर वित्तीय आपातकाल आता है किसी सिचुएशन में तो उसमें वेतन कम भी किए जा सकते हैं और कुछ टाइम के लिए रोक भी लिए जाते हैं। आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो वे जर्मनी से लिया गया है कि हम किस सिचुएशन में आपातकाल लगा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रपति आपातकाल पूरे देश के किसी भी पार्ट में लगाया जाता है, तो अगर किसी भी स्टेट की सिचुएशन खराब है तो राष्ट्रपति शासन उस स्टेट में भी लगाया जा सकता है, और अगर पूरे देश की सिचुएशन खराब है तो राष्ट्रपति शासन वहाँ भी लगाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 352, ये ऊपर देखा था राष्ट्रीय आपातकाल से है। और आर्टिकल 356, हाँ ये देख लेना, अगर 352 की बात आए तो राष्ट्रीय आपातकाल, और अगर 356 की बात आए तो राज्य आपातकाल, ठीक है, राज्य यानी कि स्टेट में आपातकाल लगाना। और वही अगर आर्टिकल 360 की बात आए तो वित्तीय आपातकाल। ये 3 याद रखना है, 352, 356 और 360। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो लोकसभा का कार्यकाल है वो बढ़ाया भी जा सकता है, और आर्टिकल 20 और 21 को निलंबित किए जा सकते हैं, और बाकी सारे जितने भी मौलिक अधिकार हैं उनको निलंबित कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता।
चुनाव आयोग का सचिवालय कहाँ होता है, तो इसकी बात करें वो नई दिल्ली में होता है। चुनाव आयोग मतदान सूची तैयार करता है, तो वही तैयार करेगा क्योंकि उसका काम है। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को भी मान्यता देता है, यानी कि कौन पार्टी इलेक्शन लड़ सकती है, किसको देना चाहिए वोट लड़ने का अधिकार और किसको नहीं देना चाहिए, तो वो सारा काम कौन करता है, चुनाव आयोग करता है। चुनाव चिन्ह आवंटित करने का अधिकार भी किसके पास है, तो जब ये सारी चीज़ें चुनाव आयोग देखेगा तो चिन्ह भी तो कौन देगा, निर्वाचन आयोग ही उसको चिन्ह प्राप्त करेगा हर एक पार्टी को जो भी है। पंचायती राज से संबंधित संशोधन कौन सा है, तो ये 73वां संविधान संशोधन है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है पेपर में। अगर आपने प्रीवियस ईयर देखे होंगे किसी भी एग्जाम के, तो आपने ये वाला क्वेश्चन उसमें जरूर देखा होगा। नेक्स्ट है, देखो 73वां संविधान संशोधन तो पंचायती राज से है, लेकिन वही 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से है। अब देखेंगे कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1993 में क्या हुआ था, ये हुआ था। पंचायती राज किस अनुच्छेद में आता है, तो पंचायती राज अगर संशोधन की बात करें तो 73वां संविधान संशोधन है जो 1993 में हुआ था। और वहीं अगर आर्टिकल की बात आ जाए तो आर्टिकल 243 क्या है, पंचायती राज से संबंध है। पंचायत राज की बात करें कितनी व्यवस्था होती है, तो उसकी 3 स्तर होते हैं। सबसे पहला स्तर होता है ग्राम पंचायत, जो ग्राम स्तर पर होता है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होती है, और थर्ड और लास्ट वाला होता है जिला परिषद, जो कि जिला स्तर पर होता है। नेक्स्ट है, पंचायती राज की सिफारिश किस समिति ने की थी, तो किसकी सिफारिश पर पंचायत राज बना था, तो बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर क्या है, पंचायत राज बना था। और सबसे पहले किसने लागू किया था, यानी कि किसने बनाया था, तो सबसे पहले राजस्थान ने इसको बनाया था। बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर ही त्रिस्तरीय यानी कि 3 टाइप की जो पंचायत है वो लागू की गई थी। नेक्स्ट है, पंचायती राज सबसे पहले कब लागू हुआ था, तो सबसे पहले राजस्थान में हुआ था, ये तो हमने देख लिया। अब डेट देखें तो 2 अक्टूबर 1959 को क्या हुआ था, पंचायती राज सबसे पहले हुआ था। इस दिन क्यों हुआ था, क्योंकि जो गांधी जी थे उसका सपना था ऐसा कुछ लागू करने का, इसलिए जो 2 अक्टूबर है यानी कि उसके जन्म दिवस पर, उसकी जयंती पर पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी 2 अक्टूबर को सबसे पहले राजस्थान में। नेक्स्ट है, ग्राम सभा क्या होती है, तो पंचायत क्षेत्र के मतदाताओं की सभा को क्या कहते हैं, ग्राम सभा कहते हैं। पंचायती राज संविधान की किस अनुसूची में है, हमने आर्टिकल देख लिया, संविधान संशोधन देख लिया, तो अब आर्टिकल अनुसूची देखें तो वो 11वीं अनुसूची में आता है। अब विषय भी होते हैं इसमें कुछ, ठीक है, तो 11वीं अनुसूची में कितने सब्जेक्ट है, 29 सब्जेक्ट है। किस अनुसूची में आती है नगर पालिका, तो वही उससे नीचे क्या है, 12वीं अनुसूची में नगर पालिका आती है। और इसमें विषय की बात करें तो 18 विषय होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वित्त आयोग की, तो वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, आर्टिकल 280 में है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और कितने साल के लिए होती है, ये 5 साल के लिए होती है। नेक्स्ट है सीएजी, ऊपर आया था ना सीएजी, तो सीएजी क्या था, नियंत्रण माले का प्रेक्षक है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस आर्टिकल में आता है, तो 148 आर्टिकल में आता है। सीएजी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करेगा। उसको किसका संरक्षक माना जाता है, लोक धन का संरक्षक सीएजी को माना जाता है। ठीक है, यूपीएससी का उल्लेख किस अनुच्छेद में, तो आर्टिकल 315 में है। और यूपीएससी की फुल फॉर्म की बात करें तो वो क्या होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है, इसकी फुल फॉर्म यानी कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की फुल फॉर्म है। यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति की बात करें तो वो कौन करेगा, राष्ट्रपति ही करता है। जो यूपीएससी है वो एक कैसी संस्थान है, संवैधानिक संस्थान है। राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है, वो राज्यपाल करता है। अगर स्टेट की बात आई तो राज्यपाल करेगा, और अगर सेंटर की बात आई तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट आता है हमारा महान्यायवादी, ठीक है, अटॉर्नी जनरल, वो आर्टिकल 76 में आता है। भारत के पहले महान्यायवादी की बात करें तो MC स्टेवलर्ट क्या थे, पहले महान्यायवादी थे। इसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति ही करता है। नेक्स्ट है महाधिवक्ता का उल्लेख, तो महाधिवक्ता के उल्लेख की बात करें तो आर्टिकल 165 में इसका उल्लेख मिलता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करेगा। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। सूचना का अधिकार किस अधिनियम में लागू हुआ था, तो 2005 सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत होता है, तो RTI एक्ट 2005 के तहत इसका क्या होता है, अधिनियम के तहत इसका गठन होता है। नेक्स्ट, नीति आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। उससे पहले नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ, लेकिन नीति आयोग से पहले क्या थी, योजना आयोग थी। बाद में योजना आयोग का नाम हटाकर नीति आयोग कर दिया गया है। इसके अध्यक्ष की बात करें तो प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता था। ये आ गया क्वेश्चन। योजना आयोग का स्थान किसने लिया है, नीति आयोग ने लिया है। भारतीय लोकतंत्र की जड़ किसे मानते हैं, पंचायती राज को मानते हैं।
ये हमारी जो 500 की सीरीज़ थी यहाँ पूरी होती है। ये तो सिर्फ पार्ट 1 था, ठीक है। इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 3 पार्ट और आएंगे, जिसमें मोस्टली पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन अपने पूरे हो जाएंगे, ठीक है। वीडियो कैसी लगी है लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके बताना, और प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करना, ठीक है। हो सकता है कि कमियां होंगी बहुत सारी, क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट किया है, धीरे धीरे सीख जाऊंगी तो आपको। लेकिन हाँ, इस चीज़ की गारंटी है कि जो क्वेश्चन है वो ओरिजिनल क्वेश्चन मिलेंगे, और बिल्कुल लूसेंट से या फिर जितनी भी वेबसाइट होती है, प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन होते हैं वहाँ से पूरा एनालिसिस करके आपको लाए, मतलब PDF बनाई जाती है, जिससे कि आपको वीडियो भेजी जाती है, बनाई जाती है, ठीक है। और अगर आपको कोई भी कमी लगे तो बताना वीडियो में, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना भाई, थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।